हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर में स्वागत है। मेरा नाम है पंकज वैष्णव और आज के इस सेशन में हम 11 मार्च के सभी करंट अफेयर को डिटेल में समझेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और जितनी भी रिलीवेंट डिटेल यहां पर मैं आपको बताऊं उन सभी को नोट कर लीजिएगा। सभी एग्जाम रिलीवेंट है और एग्जाम में पूछी जा सकती है। शुरू करें। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन ऑफ द डे दे देता हूं। काफी स्टूडेंट का कहना था कमेंट में कि सर एक ही क्वेश्चन ऑफ द डे मत दीजिएगा, मल्टीपल क्वेश्चन पूछिएगा। तो आपके लिए फिर से मैंने यहां पर 3 क्वेश्चन दिए हैं, तीनों का आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? ओके। सेकंड, अंबाजी माता मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? वैसे इससे रिलेटेड एक जीआई टैग हमने देखा है तो आप बता दोगे इजीली। और इसरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तीनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। और लास्ट डे का जो हमारा क्वेश्चन था वो हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं 11 मार्च का। आज का आपका सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, असम राज्य में नरेंद्र मोदी ने स्टेच्यू ऑफ वेलोर का अनावरण किया। स्टेच्यू ऑफ वेलोर किससे संबंधित है या किसको समर्पित है? तो पहला फैक्ट जो आपको नोट करना चाहिए वो ये है कि स्टेच्यू ऑफ वेलोर कहां पर स्थित है? तो ये भारत के असम राज्य। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। किससे रिलेटेड है? तो ये असम के योद्धा लाचित बोरफुकन का स्टेच्यू है। आंसर ले ले। आंसर हो जाएगा आंसर सी। योद्धा लाचित बोरफुकन काफी लड़ाइयां लड़ी है इन्होंने पूर्वोत्तर भारत में। हम इनको एक फ्रीडम फाइटर के तौर पर भी देख सकते हैं क्योंकि असम पर मुगलों का कब्जा होने से रोका था योद्धा लाचित बोरफुकन ने। इन्हीं का स्टेच्यू है स्टेच्यू ऑफ वेलोर, जो कि भारत के असम राज्य में भारत के पीएम के द्वारा हाल ही में इनोग्रेट किया गया। ओके। स्टेच्यू की टोटल ऊंचाई देखें तो ये 125 फीट है। इसमें से स्टेच्यू की ऊंचाई है मुख्य प्रतिमा की 84 फीट और जो नीचे बेस बना है वो है 41 फीट का। तो ऑल ओवर अगर हम देखते हैं तो ये 125 फीट ऊंची प्रतिमा है स्टेच्यू ऑफ वेल्लोर। ओके। यहां पर लाचित बोरफुकन की हमको बात कर लेना चाहिए। इनका देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो युद्ध था वो इन्होंने 1671 में लड़ा था, सराई घाट के युद्ध के नाम से। ठीक है। असम सेना का इन्होंने नेतृत्व किया था इस युद्ध में और मुगलों को असम पर कब्जा करने से रोका था। पूर्वोत्तर के शिवाजी कहे जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कीजिएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि पूर्वोत्तर का शिवाजी किसे कहा जाता है? लाचित बोरफुकन। इनका जो स्टेचू है वो स्टेचू ऑफ वेल्लोर है, असम में स्थापित किया गया और इस स्टेचू के मूर्तिकार राम वी सुतार है। वैसे ये क्वेश्चन कम पूछा जाएगा, वैसे इसकी उम्मीद नहीं है कि क्वेश्चन पूछा जाए मूर्तिकार से, लेकिन आपको स्टेचू के बारे में पता होना चाहिए। ओके। लाचित बोरफुकन का स्टेचू है स्टेचू ऑफ वेलोर, असम राज्य में स्थापित किया गया। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस स्थान पर भारत शक्ति अभ्यास आयोजित किया जाएगा? तो भारत शक्ति एक तीनों सेनाओं का, भारत की वायु सेना, थल सेना और जो जल सेना है, तीनों सेनाओं का एक संयुक्त अभ्यास है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, जिसको नाम दिया गया भारत शक्ति। यह आयोजित किया जाएगा 12 मार्च को राजस्थान के पोखरण में। ओके। तीनों सेना भारत में निर्मित अपने हथियारों का यहां पर प्रदर्शन करने वाली। ओके। हथियारों के या फिर डिफेंस के सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भर बनाना और भारत की शक्ति का प्रदर्शन करना कि भाई हम किसी से नहीं डरते, यही उद्देश्य भारत शक्ति अभ्यास को आयोजित किए जाने का, जो कि राजस्थान के पोखरण में 12 मार्च को मतलब कल आयोजित किया जाएगा। ओके। पोखरण के बारे में आपको पता होना चाहिए कि भारत में सबसे पहली बार परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 में राजस्थान के पोखरण में किया गया था, इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड में, है ना। लाफिंग बुद्धा इसे नाम दिया गया था ऑपरेशन। और इसके बाद दूसरा परमाणु परीक्षण 11 मई 1998 में किया गया था। ओके। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। आपके लिए क्वेश्चन दे देता हूं, 11 मई को इस परमाणु परीक्षण की याद में कौन सा डे मनाया जाता है? जरूर बताइएगा कमेंट में। ठीक है। तो यह है हमारे पास भारत शक्ति अभ्यास, राजस्थान के पोखरण में आयोजित किया जाएगा 12 मार्च को। इस युद्धाभ्यास में स्वदेशी कम्युनिकेशन और नेटवर्क की क्षमता का भी परीक्षण किया जाएगा। इसके अलावा वायु शक्ति
2024 अभ्यास का भी आयोजन राजस्थान के पोखरण में 17 फरवरी को लास्ट मंथ किया गया था, जो कि इंडियन एयरफोर्स का एक अभ्यास था, एक एक्सरसाइज थी। इसे नाम दिया गया था वायु शक्ति 2024। ठीक है, इसका आयोजन भी कहां पर? राजस्थान के पोखरण में। ओके, दोनों याद रखिएगा, वायु शक्ति भी और दूसरा भारत शक्ति भी। ठीक है, चलिए आगे आते। थर्ड क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर में महाशिवरात्रि पर कश्मीरी पंडितों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख त्योहार मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर से है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनियन टेरिटरी है, तो आपको याद रखना चाहिए यह त्योहार है हेरथ महोत्सव। ओके, जम्मू कश्मीर में महाशिवरात्रि जो कि अभी गई है, उस पर कश्मीरी पंडितों के द्वारा यह फेस्टिवल आयोजित किया जाता है शिव और पार्वती के मिलन के उत्सव के रूप में, उनकी विवाह के उत्सव के रूप में, है ना, शिवरात्रि हेरथ महोत्सव है। ठीक है ना, याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर राज्य में कश्मीरी पंडित इसे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों द्वारा महाशिवरात्रि पर मनाया जाने वाला 3 दिवसीय त्योहार है। कितने दिन तक हेरथ महोत्सव का आयोजन किया जाता है? अगर क्वेश्चन आपको एग्जाम में ये आता तो फिर हो जाता 3 दिवसीय त्योहार है। ठीक है ना, फाल्गुन माह में मनाया जाता है, जो कि हिंदू पंचाग का सबसे आखिरी मंथ है, फाल्गुन मंथ जो कि अभी चल रहा है। 3 दिन तक सेलिब्रेट किया जाता है शिव और माता पार्वती की विवाह की वर्षगांठ के रूप में। अब ये तो बात हो गई हेरथ महोत्सव की। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में एक और महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है, ट्यूलिप महोत्सव। ठीक है, ये भी एग्जाम में हमने क्वेश्चन देखा है लास्ट ईयर 2023 में, सेंट्रल के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ट्यूलिप महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर राज्य का एक वार्षिक उत्सव है, जो कि जम्मू कश्मीर के विश्व प्रसिद्ध ट्यूलिप उद्यान में आयोजित किया जाता है। ट्यूलिप गार्डन, जो कि जम्मू कश्मीर में भारत का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन, यहीं पर ट्यूलिप महोत्सव का आयोजन किया जाता है। और इसके अलावा एक और खीर भवानी मेला, ये भी एग्जाम में पूछा गया। खीर भवानी मंदिर है जम्मू कश्मीर राज्य में, वहीं पर खीर भवानी मेले का आयोजन किया जाता है। जब भी मैं बोलूं जम्मू कश्मीर राज्य, तो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी समझना जम्मू कश्मीर को। ठीक है, चल, विश्व के सबसे बड़े साहित्योत्सव का आयोजन किस अकादमी द्वारा किया जाएगा? आपको नाम से समझ में आ जाएगा, जिस भी अकादमी के नाम में साहित्य है तो यह है राष्ट्रीय साहित्य अकादमी। इसके द्वारा देखिए साहित्योत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा साहित्यिक उत्सव है फ्रेंड्स। यहाँ पर साहित्य को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे और ऑल ओवर भारत की 175 से अधिक लैंग्वेजेस में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। क्वेश्चन हमारा यह है कि साहित्योत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये राष्ट्रीय साहित्य अकादमी। ठीक है, कहां किया जाएगा ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे जो फेस्टिवल होते हैं, जो कार्यक्रम होते हैं, नॉर्मली वो राजधानी में ही आयोजित किए जाते हैं, तो आप नई दिल्ली याद रखिए, 11 से लेकर 16 मार्च तक। ठीक है, विश्व के सबसे बड़े साहित्यिक महोत्सव साहित्योत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा राष्ट्रीय साहित्य अकादमी के द्वारा। इसलिए क्योंकि हाल ही में देखिए 12 मार्च को इसका 70वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है ना, इस संस्था की बात करें तो भारतीय साहित्य के क्षेत्र में या उसके विकास के लिए काम करने वाली ये एक राष्ट्रीय संस्था है, जिसकी स्थापना 12 मार्च 1954 को की गई थी। तो 12 मार्च को 70 साल पूरे हो रहे हैं राष्ट्रीय साहित्य अकादमी के। इसी के द्वारा साहित्योत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। ठीक है, इस संस्था के वर्तमान में चेयरमैन की बात करें तो ये माधव कौशिक है, चेयरमैन है राष्ट्रीय साहित्य अकादमी के। क्लियर? चलिए इसके बाद देखते हैं। 9 मार्च 2024 को नई दिल्ली में जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन 2024 किसने शुरू किया? तो कैच द रेन कैंपेन, देखिए नाम से आपको उद्देश्य समझ में आएगा। भारत में जल प्रबंधन और जल संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करना इस कैंपेन का मुख्य उद्देश्य। किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, इसीलिए नाम दिया गया है जल शक्ति अभियान। क्या है? कैच द रेन कैंपेन 2024। इसकी शुरुआत हाल ही में नई दिल्ली में की गई है जल शक्ति मंत्री भारत के गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा। ओके,
लास्ट ईयर 2023 में ये क्वेश्चन सेंट्रल के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, 3 क्वेश्चन आज मैंने आपको बता दिए जो कि लास्ट ईयर सेंट्रल के एग्जाम में है। तो आपको याद रखना चाहिए, कैच द रेन अभियान 2020 में पहली बार शुरू किया गया था जल प्रबंधन के लिए। ठीक है ना, अलग अलग कार्यक्रम के माध्यम से जल प्रबंधन और उसके संरक्षण की यहां पर प्रेरणा दी जाती है गांव गांव में घूमकर। ठीक है, इसका इनॉग्रेशन हाल ही में शुरुआत नई दिल्ली में भारत के जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा की गई। देखिए, इसकी थीम नारी शक्ति से जल शक्ति, मतलब नारी सशक्तिकरण से संबंधित थीम रखी गई है इस बार कैच द रेन कैंपेन की। नाम क्या है थीम का? नारी शक्ति से जल शक्ति। ओके, ठीक है। तो देखिए, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। इन्होंने 9 मार्च 2024 को नई दिल्ली में कैच द रेन 2024 कैंपेन की शुरुआत की। इस कैंपेन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में, देखिए 9 मार्च 2024 से लेकर 30 नवंबर 2024 तक देश के सभी जिलों के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में घूम घूम कर जल संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। थीम मैं आपको बता ही चुका हूं, ये पूछी जा सकती है, नारी शक्ति से जल शक्ति 2024 में कैच द रेन कैंपेन की थीम है ना। ठीक है, इसके बाद मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाला आदिवासी महोत्सव भगोरिया किस माह में आयोजित किया जाता है या मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में बहुत ही इंपॉर्टेंट मेलों में से इसे गिना जाता है। आदिवासी महोत्सव है भगोरिया, इसे कहा जाता है भगोरिया का मेला। ठीक है ना, मध्य प्रदेश में भील जनजाति इस मेले को सेलिब्रेट करती है फाल्गुन माह में, है ना, जो चल रहा है अभी ये फाल्गुन मंथ है ना, हिंदू कैलेंडर का पंचाग का सबसे लास्ट मंथ फाल्गुन, इसमें सेलिब्रेट किया जाता है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि मध्य प्रदेश में जो भगोरिया का मेला मनाया जाता है, आयोजित किया जाता है, किस त्योहार पर आयोजित किया जाता है? तो कौन सा त्योहार आ रहा है? होली। होली के 7 दिन पहले शुरू होता है और होली तक इसका आयोजन किया जाता है मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में। भील जनजाति का क्षेत्र है, अधिकतर भील जनजाति के लोग वहां पर निवास करते हैं। झाबुआ, अलीराजपुर, है ना, धार, ये एमपी के पश्चिमी जिले। तो यहीं पर फाल्गुन माह में होली के अवसर पर 7 दिन तक चलने वाला भगोरिया का मेला आयोजित किया जाता है। याद रहेगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका, तो कंफ्यूज मत होना। त्योहार भी पूछा जाता है कि किस फेस्टिवल पर आयोजित किया जाता है, तो होली। किस राज्य में? तो एमपी। अब अगर एमपी की बात हुई है तो एमपी के अदर समारोह या मेले भी हमें देख लेना चाहिए, क्योंकि वो एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब देखिए तानसेन समारोह, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये एमपी के ग्वालियर में आयोजित किया जाता है, क्योंकि तानसेन जो कि अकबर के 9 रत्नों में थे, वो एमपी के ग्वालियर में जन्मे थे। ओके। अंतर्राष्ट्रीय खजुराहो नृत्य महोत्सव, ये भी मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में आयोजित किया जाता है। खजुराहो एक यूनेस्को विश्व धरोहर है एमपी के छतरपुर में, तो यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है। संजा महोत्सव, ये एमपी के मालवा क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। और सिंहस्थ का मेला एमपी का सबसे बड़ा मेला है। भारत के 4 सिंहस्थ कुंभ के मेलों में से एक एमपी के उज्जैन में महाकालेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है, वहां पर शिप्रा नदी के तट पर इसका आयोजन किया जाता है। सिंहस्थ का मेला एमपी का सबसे बड़ा मेला। हमारा क्वेश्चन भगोरिया के मेले से, तो उसे याद रखिएगा, एमपी में आयोजित किया जाता है फाल्गुन माह में होली के अवसर पर 7 दिन तक। किस जनजाति का है? भील जनजाति। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय 9 मार्च से 23 मार्च तक पोषण पखवाड़ा आयोजित कर रहा है? तो 9 मार्च से 23 मार्च तक पोषण पखवाड़े का आयोजन कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मतलब महिला और बाल विकास मंत्रालय। उद्देश्य क्या है? तो महिला और बच्चों में पोषण के प्रति उन्हें जागरूक करने के लिए अलग अलग पोषण से संबंधित कार्यक्रम चलाए जाएंगे और सभी लोगों को, महिलाओं को, बच्चों को पोषण के लिए जागरूक किया जाएगा। तो महिला और बच्चों को जागरूक किया जाना है, क्योंकि उन्हीं को सबसे ज्यादा पोषण चाहिए। तो ये महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक कैंपेन है, जिसे कहा गया पोषण पखवाड़ा। कब से कब तक? 9 मार्च से 23 मार्च तक। क्लियर? मिनिस्ट्री पता चल गई आपको।
उद्देश्य आपको समझ में आ जाएगा। 8 मार्च 2018 को पहली बार इसकी शुरुआत की गई थी। ओके, और अब 2024 में फिर से पोषण पखवाड़ा हर साल ही आयोजित किया जाता है। ठीक है, जन आंदोलन और जन भागीदारी के माध्यम से पोषण के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना, उद्देश्य बता चुका हूं। यहां पर एक चीज और याद रखिएगा, भारत में राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में सितंबर माह को हर साल पूरे देश में सेलिब्रेट किया जाता है, राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में, है ना। ठीक है, पोषण पखवाड़े से क्वेश्चन है हमारा कि किस मिनिस्ट्री के द्वारा मनाया जाता है, तो यह है महिला और बाल विकास मंत्रालय। चलिए आगे आते हैं। निम्न में से कौन सा देश इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 97वां मेंबर बना है? देखिए, सबसे पहले आपको इंटरनेशनल सोलर अलायंस को समझना पड़ेगा कि अलायंस क्या है। तो जो भूमध्य रेखा के निकटतम जो देश है उनके मध्य में सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए सॉरी सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए या फिर सोलर एनर्जी के प्रति सभी देशों में इनिशिएट लेने के लिए एक अलायंस बनाया गया है। इसे ही नाम दिया गया अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन या इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अभी तक इस अलायंस में 96 कंट्री पूर्णकालिक सदस्य थी। अब 97वें देश के रूप में पनामा को इस अलायंस में शामिल किया गया। पनामा की बात करें तो यह मध्य अमेरिकी देश है पनामा, इसकी कैपिटल पनामा सिटी। ओके, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का ये 97वां सदस्य देश बना। ठीक है ना। चलिए, इसके अलावा हंगरी इस अलायंस का 96वां मेंबर था और इसके पहले चिली इस अलायंस का 95वां मेंबर कंट्री थी। उद्देश्य मैं आपको बता ही चुका हूं। यहां पर इंटरेस्टिंग ये भी है फ्रेंड्स, इंटरनेशनल सोलर अलायंस से रिलेट करके कि इसका निर्माण भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयासों से हुआ। 2015 में भारत और फ्रांस ने मिलकर इस अलायंस की स्थापना की थी 30 नवंबर 2015 को। इसीलिए इसका हेडक्वार्टर हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित। ठीक है, इसका जो फ्रेमवर्क है उसमें 119 कंट्रीज साइन कर चुकी है कि हम इसके सदस्य बनेंगे, लेकिन अभी तक पूर्णकालिक सदस्य के रूप में 97th कंट्री ही ISA मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस की मेंबर है। 97वां देश कौन बना, तो ये पनामा है, मध्य अमेरिकी देश, है ना। चलिए, यहां पर आप इमेज में देख सकते हैं, अगर आप देखेंगे तो ये उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्र और बीच में ये आता है पनामा। ठीक है, जिसकी कैपिटल क्या है, पनामा सिटी। इसके उत्तर में कैरेबियन सी है और इसके दक्षिण में पैसिफिक ओशियन देखने को मिलता है। आगे, हाल ही में सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण दिया गया था? सुधा मूर्ति का नाम सुना होगा आपने। ये जो इन्फोसिस फाउंडेशन है उसकी एक बोल सकते हैं कि सह संस्थापक है सुधा मूर्ति। ठीक है ना, काफी फेमस रहती है, काफी सुर्खियों में रहती है। इन्हें इनकी उपलब्धियों के कारण 2023 में लास्ट ईयर पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है और इसके पहले 2006 में इन्हें पद्मश्री दिया गया था। 2006 में पद्मश्री और 2023 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। किसको? सुधा मूर्ति। ठीक है ना। हाल ही में देखिए इन्हें राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मनोनीत किया। आप सभी जानते हैं भारतीय संविधान का आर्टिकल 80 ये पावर देता है प्रेसिडेंट को कि वो राज्यसभा में 12 सदस्यों को नॉमिनेट कर सकते हैं जो कि साइंस, आर्ट, कल्चर या फिर बोल सकते हैं समाज सेवा, है ना, इन अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं 12 मेंबर। इनमें से एक कौन है? सुधा मूर्ति। ठीक है ना। चल, तो पता चल गया आपको। इनकी काफी बुक्स भी इन्होंने लिखी है, जैसे डॉलर बहू, द डॉटर फ्रॉम अ विशिंग ट्री, द मैजिक ऑफ द लॉस्ट स्टोरी। ये सभी सुधा मूर्ति के द्वारा लिखित पुस्तक है। ठीक है ना। हाल ही में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इन्हें राज्यसभा सदस्य के लिए मनोनीत किया। चलिए, सुधा मूर्ति है ये। इसके बाद देखिए सबसे लास्ट क्वेश्चन आज के करंट अफेयर का। 10 मार्च को भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार का 134वां स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया जाएगा या आज ही किया जाएगा। भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना किस वर्ष की गई थी?
देखिए, पहले तो हमको यह पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय अभिलेखागार कार्यालय एक्चुअल में है क्या। तो भारत में जो सरकार के जितने भी अभिलेख होते हैं उनको संरक्षित करने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय अभिलेखागार की होती है। इसके बाद जिस भी संस्था को, सरकारी संस्था को, सरकारी कार्यालय को उन अभिलेखों की जब जरूरत होती है तो राष्ट्रीय अभिलेखागार का काम है कि वो सभी अभिलेख उन संस्थाओं को उपलब्ध करवाए। इस संस्था की स्थापना अंग्रेजों के शासनकाल में 1891 में की गई थी, 1891 में। ओके, 11 मार्च को इसका 134वां स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया जा रहा है। हमसे स्थापना का वर्ष पूछा गया है तो ये 1891। उद्देश्य आपको पता चल गया कि उद्देश्य क्या है, स्थापना का दिन क्या है, ये याद रखिएगा। तो ये 11 मार्च, ठीक है ना। अब इसके स्थापना दिवस के मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल राष्ट्रीय अभिलेखागार में डिजिटल प्रदर्शनी सुभाष अभिनंदन का इनॉग्रेशन करेंगे, जिसमें सुभाष चंद्र बोस के जीवन से रिलेटेड अलग अलग चीजों को दर्शाया जाएगा, उनके जीवन से जितनी भी संबंधित है। ओके, तो भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार, इसकी स्थापना 1891 में कोलकाता में की गई थी। भारत के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय अभिलेखागार कार्यालय काम करता है, ठीक है। 2024 में 11 मार्च को इसका 134वां स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया जा रहा है। कौन सा? 134वां। डन। तो यहां पर 11 मार्च के सभी करंट अफेयर हमने देख लिए। अब लास्ट सेशन के जो करंट अफेयर हैं उनको यहां पर हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, पहला, निम्न में से कौन सा देश नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बना है? 32वां। कौन है? लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था, स्वीडन। केंद्र सरकार द्वारा उन्नति योजना 2024 को मंजूरी दी गई। उन्नति योजना के लिए 10 वर्षों में कितने रुपए आवंटित किए गए हैं इसके विकास के लिए? तो 10,037 करोड़ रुपए आंसर भी है ना। भारत और किस देश के तटरक्षक बल के मध्य संयुक्त अभ्यास सी डिफेंडर्स 2024 का आयोजन किया जाएगा? तो भारत और अमेरिका। आगे, 8 मार्च 2024 को पहली बार प्रदान किए गए नेशनल क्रिएटर अवार्ड पहली बार दिए गए। इसमें ग्रीन चैंपियन कैटेगरी का अवार्ड किसे दिया गया? तो यह है पंकज पांडे। पढ़ा था हमने लास्ट सेशन में, काफी सारी कैटेगरी पढ़ी थी। कैबिनेट ने भारत में एआई इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किस मिशन को मंजूरी दी? इंडिया एआई मिशन। किस उत्तर पूर्वी राज्य में सेला टनल बनाई गई? आज ही 9 तारीख को इनोग्रेशन हुआ है, सैटरडे को आई थिंक, है ना। अरुणाचल प्रदेश राज्य में, है ना। 9 तारीख को इनोग्रेशन किया है भारत के पीएम। कैबिनेट ने 2024-25 सीजन के लिए कच्चे जूट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में कितने रुपए की वृद्धि की है? तो 285 रुपए पर क्विंटल। पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? भारत की राजधानी नई दिल्ली। आगे, किस राज्य की पुलिस द्वारा ऑपरेशन कामधेनु चलाया जा रहा है? कौन से राज्य की है? जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी। और लास्ट क्वेश्चन, पहला भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो यह है पूर्वोत्तर राज्य असम। ओके, अब लास्ट डे का जो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था, नौसेना अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन कहां किया गया? तो नौसेना अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन किया गया है विशाखापट्टनम में। सही है, आंध्र प्रदेश। इसके अलावा एक और क्वेश्चन मैंने आपको बीच में दिया था, अगर आपको याद हो। एक क्वेश्चन मैंने और पूछा था, स्वीडन की कैपिटल क्या है, जो कि 32वां सदस्य बना है नाटो का। तो आप सभी का आंसर बिल्कुल सही आया, स्टॉकहोम स्वीडन की कैपिटल है। ओके, आज जो आपको क्वेश्चन ऑफ द डे पूछे गए उनका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।